अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है इम्यूनिटी। मुझे असल में बच्चे जो है वो बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है उसमें आपको पता है वो पैसिव इम्यूनिटी का और इम्यूनोग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा जो है वो जिक्र हो रहा है। तो शायद वो जानना चाह रहे हैं कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। तो इसलिए मैंने सेल के चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एकदम मैंने सोचा कि मैं एक चैप्टर 14 का एक टॉपिक जो है इम्यूनिटी वाला वो आपसे डिस्कस करूं और उसके बाद जो है हम चलें आगे और फिर हम बात करेंगे किसी रेगुलर टॉपिक की, या हो सकता है हम चैप्टर 14 को ही कंटिन्यू कर लें। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करूंगा चैप्टर 14 में, जो कि हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन वाला। इसमें मैं आपसे एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात करूंगा जिस टॉपिक का हमारा नाम है इम्यूनिटी। तो आज मैं आपके साथ इम्यूनिटी की जो है वो जनरल डिस्कशन करूंगा। मैंने ये प्लान किया है कि मैं इम्यूनिटी के इस लेक्चर सीरीज़ को 3 लेक्चर में डिवाइड कर लूँगा। उसमें से पहला लेक्चर जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इसमें मैं आपके साथ जो जनरल इम्यूनिटी की डेफिनेशन है, जो जनरल कॉन्सेप्ट है उनकी बात करूँगा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करूँगा। अगले लेक्चर में मैं आपसे स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी है उसकी बात करूँगा और तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की कि वो क्या चीज़ होते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। अब इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी को लेके बच्चों के ध्यान में बड़ी मिसकंसेप्शन है और इसमें बच्चों से ज़्यादा कसूर मैं हमेशा समझता हूँ कि हम जो पढ़ाने वाले हैं हमारा ज़्यादा कसूर है। हम बच्चों को लकीर का फ़कीर बना देते हैं। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारे हमेशा जो है वो बात हो रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके। तो आइए पहले आज इम्यूनिटी की सही डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी इज़ एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट फॉरेन मटीरियल्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में हमेशा हमेशा के लिए बिठा लीजिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़बरदस्त सलाहियत दी है कि हमारी बॉडी में हर वो चीज़ जो बाहर से आ जाए हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है और इसी रेजिस्ट करने की सलाहियत को हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए वो फॉरेन पार्टिकल क्या हो सकता है, बाहर से आई हुई चीज़ क्या हो सकती है। वो ऑब्वियसली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हो सकता है, जैसे कि आपको हमेशा बताया गया है। वो कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वो कोई पोलन ग्रेन हो सकता है, वो किसी फंगस का स्पोर हो सकता है, वो कोई लोहे का कोई टुकड़ा जो किसी वजह से, किसी इंजरी की वजह से बॉडी में चला गया वो हो सकता है, वो कोई ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन हो सकता है, वो खुदा ना खासा किसी फौजी को बैटल फील्ड में अगर कोई बुलेट लगे तो वो बुलेट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप इम्यूनिटी की बात करें नेक्स्ट टाइम बेटा, तो काइंडली इसको थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, थोड़े बड़े जो है वो स्पेक्ट्रम में देखा करें। ठीक है, तो व्हाट इज इम्यूनिटी? इट इज़ एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट फॉरेन मटीरियल्स। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखना है। अब वो सिस्टम जिसके ज़रिए ये सलाहियत हासिल की जाती है उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसकी हम बात करना शुरू करेंगे आज से। तो व्हाट इज इम्यून सिस्टम? अ सिस्टम थ्रू विच we achieve immunity। तो वो सिस्टम जिसके जरिए हम इम्यूनिटी को अचीव करते हैं उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से इसी सिस्टम की जो स्टडी है उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजी इज स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इट इज स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है बेटे, तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इम्यूनिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि हमारी बॉडी में जब भी कोई चीज़ बाहर से आएगी, और मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली वो कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी और इस प्रोसेस को, इस सलाहियत को हम इम्यूनिटी का नाम देंगे। आपको पता है हमारी इन्वायरमेंट में जहाँ चारों तरफ हमारे जो है वो इनविजिबल इन्वेडर्स बैठे हुए हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। आपको पता है ना, बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, दे आर इन द डस्ट, दे आर इन द एयर, दे आर इन द वाटर, दे आर ईच एंड एवरीवेयर। तो बहुत चांस रहता है कि आप किसी वक्त बीमार हो सकते हैं, बट इस इम्यून सिस्टम ने, जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है इम्यून सिस्टम का, इसने इस बात को मेक श्योर किया हुआ है कि हम जो है वो हेल्थ को जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है एंजॉय करें। इसलिए जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज मरीज़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम सही काम नहीं कर रहा होता उनको कितनी तरह की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही होती हैं। तो खुदा का बहुत शुक्र है कि हम लोग बहुत सेहतमंद हैं और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये सेहत की नेमत जो है वो हमारे पास बाकी रहे, कायम रहे और चलती रहे। ठीक है, अच्छा अब जब हम इम्यून सिस्टम को देखते हैं तो हमें पता लगता है अल्लाह ताला ने हमें 2 तरह की इम्यूनिटी से नवाजा है। तो जो इम्यूनिटी होती है
इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपने याद रखनी कि जो इम्यूनिटी होती है हमारी इम्यूनिटी जो है बेटा वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं जनाब अली इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है बेटा जो जब हम पैदा हुए तो हमारे साथ ही अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके दुनिया में दे दी। तो इट इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ, तो बाय बर्थ प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी एक बेबी है, जब वो अपनी मदर की बॉडी से डिलीवर होता है, जब वो पैदा होता है तो उसके साथ ही जो है उसको इन्नेट इम्यूनिटी का तोहफा अल्लाह ताला दुनिया में दे के भेज देते हैं, ठीक है। अब याद रहे ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसके लिए किसी इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग। तो इसके लिए किसी भी तरह की लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। अब आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग क्या होती है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम वाला, उसमें आपको समझ आएगी कि ये इससे मुराद क्या। ऑलराइट, ओके। तो अच्छा, फिर याद कर लीजिए ये हमेशा नॉन स्पेसिफिक होती है। तो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये किसी ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी ख़ास फॉरेन इन्वेडर को हमारी बॉडी में आने से नहीं रोकेगी, ये सब को रोकेगी, ठीक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। और आप देखेंगे जब इसको कंपेयर करेंगे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम से, जो अगला टॉपिक है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। अच्छा, फिर जब हम इसको देखते हैं तो ये कंसिस्ट करता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, मैं भी आपसे बात भी करता हूँ उसकी, कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स। तो इसमें फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं और इसमें केमिकल बैरियर्स भी होते हैं। इसमें दोनों तरह की चीज़ होती है। अभी हम उनकी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। याद रहे कि ये जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये हमारी डिफेंस सिस्टम का फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। तो इट फॉर्म्स दी फर्स्ट एंड सेकंड लाइंस ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो कंस्टिट्यूट करती है, बनाती है। तो आइए अब मैं आपको पहले समझाता हूँ कि हमारी बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है और फिर हम बात करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की कि वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये अभी हम इन्नेट इम्यून सिस्टम में ही जो है वो घूम रहे हैं। अच्छा, आप जरा देखिए, बहुत ध्यान से इसको समझना है हमें। देखिए, आपको पता है जब भी आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से अंदर आने की कोशिश करता है तो आपको पता है ना उसको सबसे पहले कौन रोकता है? एग्जैक्टली हमारी स्किन। तो हम बात कर रहे हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। जी, तो इन्नेट इम्यूनिटी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस याद कर लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स, ठीक है। तो ये आपने बहुत ध्यान में रखना है और ये आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब देखें इनमें कौन कौन से फिजिकल और केमिकल बैरियर्स हैं। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कंसिस्ट करती है हमारे फिजिकल और केमिकल बैरियर्स के ऊपर। और ये फिजिकल और केमिकल बैरियर कौन कौन से हैं अंदर इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है हमारी स्किन। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ही कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये सलाहियत खुदा ताला ने दी है कि वो स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज स्किन इम्पेनिट्रेबल है, ठीक है। अच्छा, अब स्किन के साथ आपको पता है स्किन के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ अल्लाह ताला ने और दी है और वो क्या है? शाबाश, वो है स्वेट। ये पसीना जो हमें आता है ख़ासतौर पर गर्मियों में, आपको पता है एक तो उसकी pH एसिडिक होती है और आपको पता है जो एसिडिक pH होती है ये लाइसिस करवा देती है, तोड़ देती है किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को। इसी तरीके से हमारे पास स्किन में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सीबम। नाउ सीबम इज एन ऑयली सिक्रीशन और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने का काम करता है। दूसरा आपने याद रखना है कि स्वेट के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि हम अभी 2-3 जगह और भी पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं लाइजोजाइम्स। क्या कहते हैं? लाइजोजाइम। और लाइजोजाइम का काम ही लाइसिस करवाना है बैक्टीरियल सेल की। तो लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो देखें स्किन को अल्लाह ताला ने कैसा लोड करके, कैसा ज़बरदस्त बनाकर जो है वो हमारे पास जो है हमें अवॉर्ड किया, हमें दिया। अच्छा, अब
आपको पता है हमारी बॉडी में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर स्किन मौजूद नहीं है ना। मिसाल के तौर पर जैसे आपकी ओरल कैविटी में स्किन नहीं होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली एंटर हो सकते हैं। आपकी आईज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली एंटर हो सकते हैं। तो जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पर हमारे पास मौजूद होंगे लाइजोजाइम्स, और ये वही लाइजोजाइम्स हैं जिनकी अभी अभी मैंने आपसे बात की है, कहाँ पर, स्वेट के अंदर। तो ये आपके स्लाइवा में भी होते हैं, और ये ओरल कैविटी में जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट, फंगस होती है, और भी चीज़ होती हैं, उनको मारते हैं। और साथ साथ ये आपके टीयर्स में, आपके आंसुओं में भी होते हैं, और ये मेक श्योर करते हैं कि जो आईज हैं उनको कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज ना करे। ठीक, इसी तरीके से आपको पता है कि हमारी बॉडी में ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे, ठीक है, नोज़ में आपको पता है देयर आर नेज़ल हेयर्स, और आपको पता है नेज़ल हेयर का काम ही डस्ट को और बैक्टीरिया को ट्रैप करना होता है। तो ये डस्ट को और बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना काम करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस, और म्यूकस इज स्टिकी, ये चिपचिपाहट वाली, चिपकने वाली सिक्रीशन है, स्टिकी सिक्रीशन, और ये भी क्या करती है, ये भी ट्रैप करती है डस्ट को और बैक्टीरिया को। सही है, समझ आ रही बात आपको? अच्छा, अब आपको पता है इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के ज़रिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो जाए। आप खाना खा रहे थे, वो कंटेमिनेटेड था, उसमें कोई बैक्टीरिया था, वो आपके स्टमक में चला गया। जब वो आपके स्टमक में पहुंचा तो आपके स्टमक में अल्लाह ताला ने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ रखी हुई है, आपको पता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl। और ये HCl क्या करता है, ये किल करता है माइक्रोब्स को, किल माइक्रोब्स ऑफ फूड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें जो है वो बेहतरीन सिस्टम के ज़रिए अवॉइड किया ताकि हम इन्फेक्शन से हत्तुल इम्कान तौर पर बच सकें। ठीक है, अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, फ़र्ज़ करने को आदमी था, उसको कोई चोट लगी हुई थी, फ़र्ज़ करने को खातून थी, वो घर में काम कर रही थी, सब्ज़ी काट रही थी, सब्ज़ी काटते काटते हल्का था उनके छुकी, उनकी जो चाकू था, जो छुरी थी, उससे उनका हाथ कट गया। अब जब हाथ कट गया तो स्किन कट गई, स्किन कट गई तो हमारा ये पूरा बैरियर चला गया। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका सामना पड़ेगा हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से। और याद कर लीजिए, जो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। आप इस बात को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक, अच्छा, अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी आप जो पढ़ेंगे अभी हम, तो पता लगेगा 5 टाइप्स होती हैं, आपने पढ़ी होंगी। उन 5 में से 4 यहाँ पर अपना काम कर रही हैं, और वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास हैं न्यूट्रोफिल्स, हमारे पास हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और दूसरे हमारे पास होते हैं मोनोसाइट्स। आपने ये दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, दे बोथ आर फेगोसाइटिक सेल्स। ये क्या करते हैं जनाब अली, ये हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं, जाते हैं और उसको अपने सूडोपोडिया की मदद से उनको इनगल्फ करके इंट्रासेलुलर डाइजेशन करके उनको किस्सा तमाम कर देते हैं। इस तरह के 2 हमारे पास और हैं, उनमें से एक है हमारे पास बेजोफिल और एक है हमारे पास ईजिनोफिल्स। ईजिनोफिल्स आपने ख़ास तौर पे याद रखने, अगर किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो ईजिनोफिल्स उसको टैकल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो आप कभी एडवांस स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये केमिकल मीडिएटर्स के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं। केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, रिलीज्ड विच किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, WBCs की याद कर लीजिए, एक टाइप और भी होती है जिनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, उनकी मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम यानी जो दूसरी टाइप है इम्यून सिस्टम की, उसमें बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त उनकी जो है वो सारा सिस्टम है जिसकी हमने बात करनी है। अच्छा, पता है आपको होता क्या, होता ही है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो ना सिर्फ हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, साथ साथ वो एक और काम करती है। और वो काम क्या है उसको ज़रा हम समझते हैं। वो साथ साथ एक और काम करती है जिस काम को हम नाम देते हैं जनाब अली इन्फ्लेमेशन का। या आपने सुना होगा इन्फ्लेमेशन, सूजन भी जिसको हम कहते हैं। नाउ बेसिकली इट्स ए प्रोटेक्टिव रिएक्शन ऑफ अ बॉडी। तो उसमें क्या होता है,
तो इट्स ए रिएक्शन ऑफ अ बॉडी टूवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ। ये हमारी बॉडी के जो है वो रिएक्शन है, बहुत ज़बरदस्त है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली केमिकल रिलीज़ किए जाते हैं डिफरेंट तरह के, वो आप कभी पढ़ेंगे एडवांस स्टडी जब आप करेंगे, जैसे ल्यूकोट्रीन है खास तौर पे, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और भी कुछ हैं। तो मैं उनको सिर्फ केमिकल मीडिएटर्स लिख देता हूँ, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज्ड बाय सेल्स which increases permeability ऑफ ब्लड वेसल। तो वो ब्लड वेसल्स की जो परमिएबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। अब आपको पता है ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल उस एरिया में अट्रैक्ट होते हैं जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ होता है। तो ये अट्रैक्ट करता है वाइट ब्लड सेल्स को, तो अट्रैक्ट करते हैं WBCs को थ्रू कीमोटैक्सिस, क्योंकि केमिकल मैंने आपको बताया केमिकल मीडिएटर्स हैं, तो ये कीमोटैक्सिस भी करेंगे थ्रू कीमोटैक्सिस। इसके साथ साथ एक और केमिकल यहाँ रिलीज होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, आपको पता है, वो कहलाते हैं पायरोजिन्स। और पायरोजिन्स क्या करते हैं, ये आपको मालूम है, इनके नाम से पता लग रहा होगा, पायरो इज़ फॉर फीवर। तो ये प्रोड्यूस करते हैं फीवर को, बुखार को। इसलिए आपको पता है कि जब आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको बुखार भी हो जाता है। अब बुखार एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने ज़्यादा जो स्विंग होते हैं टेम्परेचर के वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो फीवर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वैसे ही किल कर देता है और ज़्यादातर को इनएक्टिव कर देता है, ताकि वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने के काबिल ना रहे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त जो है बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। और अभी हम इसमें एक और जो थर्ड लाइन की जब हम बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कंप्लीट जो रिस्पॉन्स है वो कितना शानदार है और कितना ज़बरदस्त है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, जिनके अंदर वायरस छुप जाता है। तो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, तो इनको किल करने के लिए हमारे पास लिम्फोसाइट्स की एक मॉडिफाइड टाइप होती है। तो लिम्फोसाइट्स की मॉडिफाइड टाइप होती है, मॉडिफाइड टाइप, और उस मॉडिफाइड टाइप को हम नाम देते हैं नेचुरल किलर सेल्स का, नेचुरल किलर सेल्स, या इनको हम NK सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल किलर सेल्स या NK सेल्स जो होते हैं वो लिम्फोसाइट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनके पास प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं पोरिन्स। तो कंटेन पोरिन प्रोटीन्स, और ये पोरिन प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये पोर कर देती हैं, पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, एंड डिस्ट्रॉय देम, और ये उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। इसी तरीके से सिर्फ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को नहीं, ये कैंसर सेल्स को भी टैकल कर सकती हैं। तो ऑल्सो कंट्रोल कैंसर सेल्स, ठीक है। इसलिए जब आप कैंसर के टॉपिक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैंसर जो है वो DNA में चेंजेस कैसे होता है। कितने सारे DNA के चेंज हुए हुए सेल ऐसे होते हैं जिनको NK सेल जो है वो आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस नहीं होने देते, ठीक है बेटा। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर था, इसमें मैंने आपसे बात की इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में। तो हमने थोड़ी सी बात की इन्फ्लेमेशन की, थोड़ी सी बात की केमिकल मीडिएशन की, फर्स्ट लाइन डिफेंस की, सेकंड लाइन की फिजिकल बैरियर्स की, केमिकल बैरियर्स की। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप और मैं मिलेंगे तो मैं आपसे बात करूँगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की, जहाँ हम बात करेंगे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की, जहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी भी है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।